दोस्तों, बहुत से लोगों के मन में ये सवाल आता है कि अगर किसी व्यक्ति ने बैंक या कोई फाइनेंस कंपनी, मोबाइल ऐप या किसी व्यक्ति से लोन लिया और वो समय पर पैसा वापस ना चुका पाए, तो क्या उसे जेल जाना पड़ सकता है? इस विषय को हम आज एकदम आसान भाषा में समझेंगे, क्योंकि केवल लोन ना चुका पाने और धोखाधड़ी करने में कानून की नजर में अंतर होता है। सामान्य स्थिति में केवल कर्ज या लोन ना चुका पाने से सीधे जेल नहीं होती, लेकिन कुछ परिस्थितियों में कानूनी कार्रवाई बढ़कर गंभीर रूप ले सकती है। इसे उदाहरण के साथ समझते हैं। मान लीजिए रमेश ने बैंक से 5 लाख रुपए का पर्सनल लोन ले लिया। शुरुआत में उसने कुछ किस्तें सही समय पर जमा करा दी, लेकिन बाद में व्यापार में नुकसान होने के कारण किस्त भरना बंद हो गया। बैंक ने उसे फोन किया, नोटिस भेजा, रिकवरी की प्रक्रिया शुरू की। इस स्थिति में केवल पैसा ना चुका पाने के कारण रमेश को सीधे पुलिस पकड़कर जेल में नहीं भेज सकती। बैंक सामान्य रूप से पहले रिकवरी प्रक्रिया अपनाते हैं। बैंक आपको रिमाइंडर भेजता है, कॉल करता है, फिर कानूनी नोटिस भेज सकता है। यदि लोन सिक्योर्ड है, यानी किसी संपत्ति, गाड़ी या घर के बदले लिया गया है, तो बैंक उस संपत्ति के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी ने होम लोन लिया और लगातार ईएमआई नहीं भरी, तो बैंक कानूनी प्रक्रिया के अनुसार संपत्ति नीलाम करने की प्रक्रिया शुरू कर सकता है। इस प्रकार यदि किसी ने वाहन लोन लिया और भुगतान नहीं किया, तो जो वित्तीय संस्था यानी फाइनेंशियल कंपनी है, वो वाहन जब्त करने की कार्रवाई कर सकती है, यदि अनुबंध में ऐसा प्रावधान हो। अब एक दूसरी स्थिति समझिए। मान लीजिए सुरेश ने बैंक से लोन लेने के लिए नकली दस्तावेज लगा दिए, गलत इनकम दिखा दी, फर्जी कागज लगाए, या पहले से पैसा न लौटाने की नीयत से धोखे से लोन ले लिया। यहां मामला केवल लोन नहीं चुकाने का नहीं रहता, बल्कि उसने धोखाधड़ी, जालसाजी, आपराधिक कृत्य वो किए हैं और वो उसके खिलाफ ये अपराध बन गए। ऐसी स्थिति में बैंक या जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो केस कर सकता है और परिस्थितियों के अनुसार जेल जाने की संभावना भी बन सकती है। इसलिए कानून सामान्य आर्थिक परेशानी और जानबूझकर की गई धोखाधड़ी में अंतर करता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने दोस्त या रिश्तेदार से उधार लिया और बाद में पैसा नहीं लौटा पाया। केवल पैसा वापस ना कर पाने से हर मामले में जेल नहीं होती। पैसा वसूल करने के लिए आमतौर पर जो सिविल कार्रवाई की जाती है, कोर्ट में वसूली का जैसे मुकदमा लगाया जा सकता है। अदालत आदेश दे सकती है कि व्यक्ति भुगतान करे, लेकिन यदि शुरुआत से ही धोखा देने की नीयत साबित हो जाए, तब मामला अलग हो सकता है। कई लोग डर जाते हैं जब रिकवरी एजेंट फोन करते हैं और बोलते हैं कि पैसा नहीं दिया तो जेल भेज देंगे। हर ऐसी बात सही नहीं होती। रिकवरी एजेंट भी कानून की दायरे में ही काम कर सकते हैं और करते हैं। उन्हें धमकी देना या गाली देना, गैर कानूनी दबाव बनाना या गलत तरीके से परेशान करना, ये सब काम वो नहीं कर सकते। उन्हें ऐसी कोई अनुमति नहीं है, यह अगेंस्ट लॉ है। यदि कोई रिकवरी एजेंट अनुचित व्यवहार करे तो संबंधित बैंक में शिकायत कर सकते हैं। बैंकिंग शिकायत व्यवस्था या उचित कानूनी जो कोर्ट है, थाना है, वहां पर आप शिकायत उनके खिलाफ कर सकते हैं। अब एक क्रेडिट कार्ड का उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए सीमा ने क्रेडिट कार्ड से 2 लाख रुपए खर्च किए, लेकिन बाद में उसकी नौकरी चली गई और वो भुगतान नहीं कर सकी। केवल आर्थिक कठिनाई होने से सीधे जेल नहीं होगी, लेकिन बैंक बकाया राशि वसूलने के लिए कानूनी कदम उठा सकता है। ब्याज बढ़ा सकता है, आपका सिबिल स्कोर खराब हो जाएगा, रिकवरी प्रक्रिया आपकी शुरुआत हो जाएगी। सिबिल स्कोर खराब होने से भविष्य में आपको नया लोन लेने में कठिनाई होगी। कई लोग ये पूछते हैं कि कोर्ट का आदेश होने के बाद भी पैसा ना देने पर क्या होगा। तो कुछ परिस्थितियों में अदालत के जो ऑर्डर है उनकी अवहेलना अलग कानूनी प्रभाव डाल सकती है। इसलिए यदि किसी के खिलाफ वसूली संबंधी मुकदमा चल रहा हो, तो अदालत की कार्रवाई को गंभीरता से लेना चाहिए।
एक और उदाहरण समझिए। मान लीजिए मोहन ने बिजनेस लोन ले लिया, लेकिन व्यापार में भारी घाटा हो गया, वो ईएमआई नहीं भर पाया। बैंक ने नोटिस भेजा, मोहन ने बैंक से बात की और रिकंस्ट्रक्शन यानी पुनर्गठन का अनुरोध किया, किस्त कम करने का विकल्प पूछा, समय बढ़ाने की मांग की। कई बार बैंक परिस्थितियों के अनुसार समाधान भी देते हैं। इसलिए लोन समस्या आने पर छिपने की बजाय बातचीत करना बेहतर होता है, क्योंकि बैंकें आपको ऑप्शन देती है। यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर पैसा छिपा दे या संपत्ति छिपाए, गलत जानकारी दे या जांच में फर्जी दस्तावेज सामने आए, तो स्थिति गंभीर हो सकती है, इसमें जेल जाना पड़ सकता है। लेकिन सामान्य आर्थिक तंगी और धोखाधड़ी, इसमें कानूनी अंतर है। कई बार लोग मोबाइल लोन से वो मोबाइल लोन ऐप है उनसे पैसा लेते हैं, और यदि भुगतान में समस्या है तो डर या धमकी के कारण घबराना नहीं चाहिए। पहले यह समझना चाहिए कि कौन सी कंपनी वैध है, किस आधार पर वसूली की जा रही है और क्या कानूनी अधिकार बनते हैं। भारत में केवल आर्थिक कठिनाई में फंस जाने को हर बार अपराध नहीं माना जाता है। यदि किसी व्यक्ति की नीयत शुरू से पैसा लेकर भागने की, गलत दस्तावेज लगाने या धोखे की रही है तो मामला अलग है। लेकिन यदि वास्तविक परेशानी का कारण आप भुगतान नहीं कर पा रहे हैं या नहीं हो पाया है, तो हर स्थिति में जेल होना जरूरी नहीं है। यदि किसी को लोन चुकाने में कठिनाई हो रही है तो बैंक से लिखित संवाद करना, भुगतान योजना पर चर्चा करना, दस्तावेज संभाल कर रखना, आवश्यकता होने पर कानूनी सलाह लेना उपयोगी हो सकता है। इसलिए सरल शब्दों में समझें तो सिर्फ लोन ना चुका पाने और धोखाधड़ी करके लोन लेने में अंतर है। हर लोन डिफॉल्ट का मतलब जेल नहीं होता। कई मामलों में पहले नोटिस, रिकवरी, सिविल प्रक्रिया, संपत्ति संबंधी कार्रवाई या भुगतान समाधान के विकल्प आते हैं। इसलिए डरने की बजाय स्थिति को समझना, रिकॉर्ड सुरक्षित रखना और कानूनी प्रक्रिया जानना अधिक महत्वपूर्ण होता है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि मैं कानून की धाराएं या जो एक्ट है उनका मेंशन बिना किए आपको ये हर बात सरल शब्दों में समझाने की कोशिश करता हूं, ताकि आपको समझ में आ जाए। अगर ये बातें आपको समझ में आ गई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर इसी तरह से हर बात को एकदम सरल और आसान शब्दों में समझना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।